वेलकम बैक अगेन ऑन कोड विलेज चैनल। तो आज हम देखेंगे यूनिट 1 जो कि किसका है, ह्यूमन वैल्यू इन वैदिक दर्शना का। ठीक है, बीटेक के लिए 8 to 7 सेमेस्टर फ्लैक्चुएट होते हैं। ठीक है, मतलब ऑड इवन में होते हैं। आल ब्रांचेस एंड सब्जेक्ट कोड है KOE 099। चलो तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन वैल्यू इन वैदिक दर्शना में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन क्या है, वैदिक लिटरेचर या वैदिक दर्शना का इंट्रोडक्शन क्या है। तो द टर्म वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद मीनिंग नॉलेज और विजडम। जो वेदा वर्ड है या वैदिक वर्ड है वो हमारा विड वर्ड से आया है, जो कि क्या है, एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज और विजडम। ठीक है, बिलीव्ड इन द रिजल्ट ऑफ डिवाइन रिविलेशन रिसीव्ड बाय द एंशियंट सीयर नोन एज ऋषि। और ये लोग जैसे मानो पुराने ज़माने में क्या था कि आदिवासी या ऋषि मुनियों वाले समय वाला 1500 BC या 500 BCE वाले, उस समय में ये था कि वो लोग मानते थे कि भैया जो हमारे वैदिक हैं या जो भी हमारे रिवाज है ये सारे हमारे ऋषि मुनियों ने, इनके द्वारा हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, मतलब ऋषि मुनियों ने बताया तो हम लोगों ने ये माना। ठीक है, तो यही चीज़ है रिसीव्ड बाय द एंशियंट सीयर नोन एज ऋषि। इन्होंने बोला, इन्होंने मतलब लिखा है, तो हम लोग वैदिक लिटरेचर को पढ़ते हैं। ओके, नाउ वैदिक रिफर्स टू द एंशियंट सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म नोन एज वेदास। सैक्रेड मीन्स पवित्र, पवित्र टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म। वैदिक रिफर करता है एक ग्रंथ को, ग्रंथ होती है ना वो हिंदू में ग्रंथ, वो ग्रंथ को डिनोट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेदास। ठीक है, दीज टेक्स्ट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन कल्चर, रिलीजन एंड फिलॉसफी। हमें पता है कि गीता में हो गया, रामायण हो गया, ये ग्रंथ टाइप का है, वेद तो नहीं बोलोगे लेकिन एक ग्रंथ टाइप का है। जो भी चीज़ लिखी रहती है वो इंडिया में मानी जाती है। ठीक है, तो वह इंडियन कल्चर पे इफेक्ट पड़ता है, उसमें रिलीजन पे भी इफेक्ट पड़ता है एंड फिलॉसफी भी इफेक्ट करती है। वेदास आर कंसिडर्ड टू द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ऑफिशियल स्क्रिप्चर्स इन हिंदुइज्म। बिल्कुल ही पवित्र और ओल्डेस्ट, बहुत ही पुरानी, टेक्नोलॉजी तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ग्रंथ या इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो वेदास में लिखी हुई है। इट इज़ कंपोज बिटवीन 1500 BCE, जैसे मैंने बताया आपको कि 1500 BCE एंड 500 BCE के मतलब दौरान ये चीज़ वेदास लिखी गई थी। नाउ वेदाक हमें पता है कि हम पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने देखा था कि वैदिक लिटरेचर के 4 प्राइमरी टेक्स्ट होते हैं। आपको पता ही है वही ऋग्वेद। ठीक, पहले एक एक करके देखते हैं। तो ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद में ओल्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैदिक टेक्स्ट, सबसे पुराना और सबसे इम्पॉर्टेंट वैदिक है ये। ठीक है, वेद है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ हाइम्स, प्रेज एंड प्रेयर्स। ये हमारा कलेक्शन होता है किस चीज़ का, हाइम्स का, प्रेस का एंड प्रेयर्स का, जिसमें हमारा 1028 हाइम्स होते हैं। ठीक है, बुक्स हमारी 10 होती है और वेद हमारे कितने होते हैं, 10,600। ओके, वर्ड हमारा जो ऋग्वेद है वो प्रेज करता है, मतलब वो बताता है किसको, नॉलेज को। ठीक, ऋग्वेद रिफर्स टू नॉलेज। इट हैज़ 10,600 वर्सेस। ठीक है, सॉरी नॉट वेद, वर्सेस। हाँ, वर्सेस हैं हमारे 10 बुक्स हैं जिसको बोलते हैं मंडलास। प्रीवियस ईयर में सब पढ़ा है तो रिकैप एक तरीके से हो जाएगा। एंड 1028 मीन्स 1028 हाइम्स डील्स विद द डाइटीज इंक्लूडिंग अग्नि एंड इंद्र। जो हमारे हाइम्स हैं, इन सब जो ऋग्वेद में इतने हाइम्स जो लिखे हैं वो डील करते हैं किनको, अग्नि को, इंद्र को, और भी चीज़ों को ये डील करते हैं। ओके, नाउ now the second one is Samved known as Ved as melodies and chants। तो ये हमारे डिपेंड करता है, देखो सुर, आवाज़ जो हमारे होता है ना, सामवेद हमारे आवाजेस एंड चंट्स को, चंट वो वाला नहीं, बहुत चंट हो वो वाला नहीं। ठीक है, दिस वेदा इज़ रिलेटेड टू द पब्लिक वर्शिप। ये हमारा रिलेट करता है किससे, पब्लिक वर्शिप से। इट हैज़ 1549 मीन्स 1549 वर्सेस। एक्सपेक्ट 57 टेकन फ्रॉम ऋग्वेद। हमारे इसमें से 57 जो भी वर्सेस हैं वो हमारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। इट कंसिडर्ड एज रूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। ये हमारे किस लिए आते हैं, म्यूजिकल डांस एंड क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस के लिए। ठीक है, ये हमारे रूट होते हैं, मतलब जड़, यहीं से हम लोग नृत्य सीखते हैं, होता नहीं है, कथक हो गए और भी चीज़ें होती हैं,
कैटेगरीज ये हमारे दो पार्ट में होती है, जिसमें पहला क्या होता है, इसमें मेलोडीज कॉल्ड गाना, जिसको हम लोग गाना में बोलते हैं, ठीक है। हम लोग जो सुर गाते हैं, सारे गामा पादा निशा, ये सब इंक्लूड 3 वर्सेस बुक कॉल्ड आर्चिक। इसमें एक 3 बुक है जिसमें आर्चिका के बारे में है। ए है तो ये मत समझा आर्चिका, आर्चिक है, सॉरी, है आर्चिक के बारे में है। नाउ थर्ड अगर देखें तो यजुर्वेद, पहला क्या था, ऋग्वेद, देन सामवेद, एंड द तीसरा है यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद क्या होता है, इसका मतलब होता है वर्शिप नॉलेज, नॉलेज को कैसे हम गेन करें। इट कंपाइल्स रिचुअल ऑफरिंग मंत्राज एंड चंट्स। ये हमें ऑफरिंग मतलब रिचुअल ऑफरिंग, अरे मंत्र हम लोग को मिलते नहीं है कि भैया आप ये पढ़ लो आप सक्सेस हो जाओगे, अरे पंडित जी बहुत बोलते हैं, तो वही चीज़ है। इट हैज़ 2 टाइप्स, जिसमें पहला आता है कृष्ण। कृष्ण हैज़ अनअरेंज्ड अनक्लियर मल्टी कलेक्शन ऑफ वर्सेस। इसमें कोई भी स्ट्रक्चर वे में नहीं बताया जाएगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कोई भी क्लियरिटी नहीं रहेगी। और कलेक्शन ऑफ वर्सेस, इसका कलेक्शन ऑफ वर्सेस जो भी होगा वो ऊपर नीचे होगा। इसको हम लोग ब्लैक या डार्क भी बोलते हैं, ओके। नाउ सेकेंड इज शुक्ल या शुक्ला। शुक्ला हैज़ अरेंज्ड एंड क्लियर वर्सेस, सेम वही इसका जस्ट अपोजिट, ये अरेंज मैनर में रहता है और क्लियर वर्सेस रहता है। इसमें जो भी चीज़ लिखी रहेगी वो क्लियर मैनर में लिखेगा, तो इसको बोलेंगे वाइट एंड ब्राइट। नाउ एक और लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका। ओल्डेस्ट लेयर ऑफ द यजुर्वेद हैज़ 1875 वर्सेस मोस्टली टेकन अप फ्रॉम ऋग्वेद। इसमें भी सबसे ओल्डेस्ट जो हमारे वर्सेस है वो 1875 कहाँ से लिए गए, ऋग्वेद से, ओके। तो देखो कोई भी हो, चाहे सामवेद हो, ऋग्वेद तो नहीं, या यजुर्वेद हो, किससे हमारे वर्सेस डिराइव हो रहे, ऋग्वेद से, ओके, जो कि सबसे पहला था, ओल्डेस्ट। नाउ फोर्थ इज अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या होता है, इट इंक्लूड्स हाइम्स एंड स्पेल्स दैट वर प्राइमली यूज्ड फॉर पार्टिकुलर पर्पस सच एज हीलिंग, वार्डिंग ऑफ इविल एंड प्रोटेक्शन। अरे सिंपल सा है, अथर्ववेद मीन्स मोटिवेट या मोटिवेशंस, ठीक है। ऐसे मंत्र या ऐसे चीज़ें, ऐसे लाइंस जो हमें हील करने के लिए काम आए, ठीक है। वार्डिंग ऑफ एविल मतलब हमें जानवर बनने से रोके, ठीक है, और प्रोटेक्शन करें, ठीक। इट एक्सप्लोर्स अ ब्रॉडर रेंज ऑफ सब्जेक्ट कंपेयर टू अदर वेदास। ये अथर्ववेद जो मोटिवेशन वाला वेद है ना, ये हमारे बहुत ही अलग अलग मतलब ब्रॉडर रेंज ऑफ सब्जेक्ट कंपेयर टू अदर वेदास, ये अलग ही कंपेयर करता है, मतलब सबसे अलग है, ये हट के है। इसमें 730 हाइम्स हैं, 6000 मंत्राज हैं एंड 20 बुक्स हैं, ओके। नाउ अगर थर्ड टॉपिक देखें, ये तो सेकंड था, थर्ड टॉपिक अगर हम देखें कि वाई वी नीड टू स्टडी वैदिक दर्शन, हम क्यों पढ़े वैदिक दर्शन को, इसमें ऐसा क्या है। तो देखो, इट इज़ अ फिलोसफिकल सिस्टम बेस्ड ऑन वैदिक स्क्रिप्चर। एक ही फिलोसफिकल सिस्टम है कि ये एक होता नहीं है कि हमको पढ़ना ही पड़ेगा, क्यों पढ़ेगा नहीं पता, लेकिन फिलोसफिकल है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ एसेंशियल फॉर सेवरल रीज़न, चलो कुछ रीजंस जान लेते हैं। तो देखो, इट प्रोवाइड्स डीप अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम फॉर एंशियंट ट्रेडिशनल। हमें डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी किसी चीज़ की और हम एंशियंट ट्रेडिशनल को जान सकेंगे। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड टीचिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ वैदिक दर्शना, ठीक है। वैदिक दर्शना ये VWD होगा, सॉरी, हाँ VD, सॉरी, वैदिक दर्शना, ओके। तो ये हमें हेल्प करता है किसमें, डीप अंडरस्टैंडिंग में और एंशियंट कल्चर को जानने के लिए, ऑल्सो टीचिंग में एंड द प्रिंसिपल ऑफ वैदिक दर्शना को जानने के लिए। अगर हम इसके कीज़ देखें तो कीज़ में हमारे स्पेस नाम से ऐसे याद कर लो, इसमें टोटल 5 होते हैं, ठीक है। पहला आता है एंशियंट विजडम, मतलब कि प्राचीन ज्ञान, है ना। प्राचीन ज्ञान क्या होता है, इट प्रोवाइड डीप अंडरस्टैंडिंग इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी या रियलिटी ऑफ नेचर। ये हमें बताता है कि भैया रियलिटी ऑफ नेचर क्या है, लाइफ की रियलिटी क्या है और यूनिवर्सल की रियलिटी क्या है, बेस्ड ऑन एंशियंट वैदिक स्क्रिप्चर जो हमारे ग्रंथों में लिखे रहते हैं एंशियंट में, उसके अकॉर्डिंग ये बताता है कि भैया पहले कैसे क्या रहते थे, नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, नेचर ऑफ लाइफ एंड नेचर ऑफ यूनिवर्स क्या है, ठीक है। नाउ कल्चरल हेरिटेज मीन्स विरासत, आपकी क्या क्या विरासतें हैं। अंडरस्टैंडिंग वैदिक दर्शना हेल्प्स इन अप्रिशिएटिंग एंड प्रिजर्विंग इंडियाज़ रिच कल्चर एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल। मतलब जो पुराने ज़माने में रिच लोग रहते थे वो कैसे, मतलब कैसे वो रहते थे, है ना,
वैदिक दर्शना को भी वो एक्सेप्ट करते थे, वो वैदिक को भी एक्सेप्ट करते थे, तो वो कैसे अप्रिशिएट करते थे, और परसर्विंग इंडियाज़ रिच कल्चर कैसे वो परसीव करते थे। थर्ड इज इथिकल गाइडेंस, मीन्स नैतिक मार्गदर्शन, ठीक है। इथिकल मीन्स नैतिक मार्गदर्शन। टीचिंग ऑफर मॉरल एंड इथिकल गाइडेंस, ये हमारे टीचिंग के लिए काम आता है, इथिकल गाइडेंस देने के लिए भी आता है। इन्फ्लुएंसिंग वंस वैल्यू, दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, और बिहेवियर पॉजिटिव बिहेवियर बिल्ड करने के लिए, ओके। फिलोसफिकल इंक्वायरी मतलब शांति जांच, बिल्कुल होता नहीं है बिना कुछ बोले ही मैंने सामने वाले को हिला डाला, सेम उसी तरह। इनकरेज डीप फिलोसफिकल इंक्वायरीज, एक गहरी इंक्वायरी होगी, ठीक है। किसी भी चीज़ को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, पूछते हैं इधर उधर, ये तो शांति से हो जाओ और खुद दिमाग लगा के सोचना। तो वही इन्हेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करता है, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट को इन्हांस करता है, ओके। लास्ट हमारा देखते हैं क्या है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, लास्ट हमारा क्या है, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है, स्टडी एडमिट इन पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ, हमारा ये बताता है कि जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, इसको हम सेल्फ ग्रोथ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या होता है, पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और प्रमोटिंग सेल्फ अवेयरनेस, हम खुद को अवेयर कराते हैं, और इनर पीस को क्या करते हैं, वो करते हैं इनर पीस, वो क्या बोलते हैं, इनर पीस लाते हैं अपने अंदर की शांति शांति शांति, ओके। नाउ द फोर्थ टॉपिक इज ओरिजिन सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ वैदिक दर्शना, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके क्या क्या सब्जेक्ट मैटर्स करते हैं, ठीक है। इट रिफर्स 6 क्लासिकल स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, ईच ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेदा, इसमें 6 स्कूल का जिक्र किया गया जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुए, वेदास से। तो चलो एक एक को पढ़ते हैं। तो पहला है न्याय, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, न्याया है ना, न्याया है ना, तो हमें पता है भैया पुराने ज़माने में जो भी चीज़ें लिखी जाती है उसमें आ जरूर लगा रहता है। जैसे गौतम लिखा है, फॉर एग्जांपल ये गौतम लिखा है तो गौतमा होगा, ठीक है। गौतमा लिखा है लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, गौतम। सेम वैसे न्याय, देखो गौतम लिखा है तो न्याय का जो था वो किसने फाउंड किया, गौतम ने, ठीक है। गौतमा बोलो या गौतम बोलो, बात एक ही है। फोकस इनका क्या फोकस था मेन, कि भैया लॉजिक बिल्ड करना, और एपिस्टेमोलॉजी सच्चा ज्ञान देना। ये नहीं कि हाँ फर्जिम बता दे कि भाई हम आसमान में चढ़ गए थे ऐसे ही, ऐसे हवा को लेके, तो ऐसा ज्ञान नहीं, सच्चा ज्ञान देना। एक्सप्लोरिंग वैलिड मीन ऑफ नॉलेज, हमें वैलिड मीन ऑफ नॉलेज देना, जिसको किस किस बेसिस पे हम वो दे सकते हैं, लाइक थ्योरी बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव पे, फिनोमेना पे, फंक्शनैलिटी पे, और भी बहुत चीज़ जो होती है उसके बेसिस पे हम वैलिड को वैलिड ऑफ नॉलेज दे सकते हैं। नौ वैशेषिका, हाँ वैशेषिक बोलो या वैशेषिका, मैं भी कंफ्यूज हूँ, वैशेषिका बोलता हूँ, चलो। ये किसने दिया था, कन्नड़, ठीक है। कन्नड़ ने था, फाउंडर इनके थे कन्नड़। इनका मेन मोटिव था फिजिक्स पे, तो मेटाफिजिक्स एंड कैटेगराइज ऑफ रियलिटी इनटू सब्सटेंस, क्वालिटीज़, एक्शंस इंक्लूडिंग एटॉमिक थ्योरी। इनका मेन ध्यान था कि भैया लॉजिकल थिंकिंग पे ध्यान दो, लाइक मीन्स मेटाफिजिक्स पे ध्यान दीजिए, और कैटेगराइज करिए उसको किस किस पार्ट में, कि भैया वो किस चीज़ से बना, क्वालिटीज़ क्या है, और वो कौन सा एक्शन एक्शन इंक्लूड्स एटॉमिक थ्योरी, वो कौन सी एटॉमिक थ्योरी को फॉलो करता है, ओके। नाउ संख्या क्या थे, कपिला नहीं लिखा है, कपिल है, ठीक है। संख्या में क्या फाउंडर थे, कपिल। इनका फोकस क्या था कि इक्वालिटी बिटवीन कॉन्सिक्वेंसनेस पुरुष एंड मैटर, प्रकृति, जो इन पुरुष और प्रकृति के बीच में जो इक्वालिटी है उनको सही से करना, और डीलिंग कॉस्मिक एवोल्यूशन, कॉस्मिक बोले तो वही तारामंडल, उनसे ये डील करना, ठीक है। तो ये संख्या का काम था। नाउ फोर्थ वन इज़ योगा, अरे ये बार हाइट था, सॉरी। योगा देखते हैं, तो योगा पतंजलि, आपको तो पता ही है, पतंजलि वाले बाबा। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ संख्या थ्रू फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन टू अचीव द स्पिरिचुअल लिबरेशन, आज़ादी। अब देखो यहाँ क्या था कि ऊपर था क्या, पुरुष और प्रकृति का बैलेंस बनाना है। तो भाई ये बैलेंस कब बनेगा,
जब हमारा हमको योगा होगा, मतलब योगा आएगा हमको। क्यों योगा आएगा? क्योंकि भाई योगा आएगा तो हमें मेंटल और फिजिकल क्या मिलेगा? पीस कह सकते हो, या डिसिप्लिन हम अचीव कर सकते हैं अपने स्पिरिचुअल लिबरेशन से, ठीक है। इसीलिए हमें पहले योगा आना चाहिए, फिर संख्या पे हम ध्यान दे सकते हैं। ठीक है मैम, और देखते हैं, सॉरी ठीक है सर या मैम जो भी है, और देखते हैं नाउ पूर्व मीमांसा, सॉरी पूर्व मीमांसा, MIM, हाँ। पूर्व मीमांसा क्या है कि इनके फाउंडर क्या है? जैमिनी। क्या फाउंडर है? जैमिनी। इनका क्या मेन फोकस था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ वैदिक रिचुअल, धर्म, ड्यूटी एंड राइटिजियस। इनका मेन मुद्दा था कि भैया आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है, और अपने धर्म पे ध्यान दीजिए, ड्यूटीज़ पे ध्यान दीजिए। आपको जो भी होता नहीं है, आपको जो भी ड्यूटीज़ आपके ऊपर असाइन हुए हैं, सेल्फ ड्यूटीज़, ये नहीं कि कोई तुमको काम दिया, वैसा वाला ड्यूटी नहीं, मतलब जो नेचर ने ड्यूटी आपको दी है वो आप अपना पूरा करिए। ना वेदांत मतलब उत्तर मीमांसा, ठीक, वेदांता बोलो या उत्तर मीमांसा बोलो। तो इनके फाउंडर 4 थे भैया। पहला बदरिया, अरे भाई शंकराचार्य, रमनुजाचार्य और माधवाचार्य, ठीक है भाई, बहुत कठिन कठिन नाम है, ठीक है। इनका फोकस क्या था? इनका फोकस ये था कि फिलोसफिकल टीचिंग ऑफ उपनिषद लिखा, फिलोसफिकल टीचिंग ऑफ उपनिषद, एक्सप्लोरिंग नेचर ऑफ ब्रह्मा, अल्टीमेट रियलिटी एंड एटॉमिक सोल। आत्मा नॉट एटॉमिक, आत्मा लिखा, एक्सप्लोरिंग नेचर ऑफ ब्रह्मा, अल्टीमेट रियलिटी एंड आत्मा। इनका मेन ये था कि भैया जो आप भूत और प्रेत में जो आप ज्ञान रखते हो ना, जो डराते हो बच्चों को, सेम उसी पे ही क्यों ना चले एक एक्सप्लोर करता है। तो इन्होंने एक्सप्लोर किया कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है और आत्मा क्या होता है, इनके बारे में ये टीचिंग मतलब प्रोवाइड करते हैं। और अगर ओवरऑल देखें तो इनका जो कॉमन गोल होता है, तो कॉमन गोल 4 है। पहला, मोक्ष चाहिए भाई हमको, ऑल एम फॉर स्पिरिचुअल लिबरेशन, हमको आज़ादी चाहिए सारे एम से, ठीक है, जो है हम पूरा करके अपना रात में सोए तो मुझे कोई भी गिल्ट ना हो मेरे अंदर, ठीक। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स मैंने आपको बताया था सच्चा ज्ञान, ठीक है। एम्फेसिस ऑन वैलिड नॉलेज, हमें सच्चा ज्ञान पता होना चाहिए। मेटाफिजिक्स, एक्सप्लोरिंग एन एग्जिस्टेंस एंड द यूनिवर्स, हम एग्जिस्टेंस अगर कुछ है तो उसको हम और इन्हांस कर दें, नहीं तो यूनिवर्स को हम एक्सप्लोर कर दें, ओके। इथिक्स मतलब फ्रेमवर्क ऑफ राइटिजियस लिविंग, हम किस हाल में रहना चाहते हैं वो हम खुद डिसाइड करेंगे, ना कि आप डिसाइड करेंगे, ओके। द फिफ्थ वन इज इंट्रोडक्शन टू न्याय दर्शना। अब जैसे अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिजिन एंड ये जो पढ़ा, ओरिजिन एंड सब्जेक्ट मैटर्स में, तो इसमें पहला न्याय था, तो यही अब न्याय दर्शना के बारे में अब हम लोग देखेंगे, ठीक। It is one of the 6 क्लासिकल सिस्टम इन इंडियन फॉर फिलोसफिकल नोन एज दर्शना। ये हमारे 6 में से कोई एक न्याय है, ठीक है, मतलब उसी में का एक पार्ट है, ठीक है। इट इज़ फोकस्ड ऑन लॉजिकल एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, एमिंग टू अंडरस्टैंड द मीन ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड नेचर ऑफ रियलिटी। जैसे अभी तीनों मिक्सचर है, मतलब सब चीज़ का है, मतलब सच्चा ज्ञान, मेटाफिजिक्स मतलब कॉस्मिक की चीज़ें और एटम्स की चीज़ें, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम मिल के हम अंडरस्टैंड करेंगे कि भैया हमको कौन सा नॉलेज कैसा मिलना चाहिए और कब चाहिए हमको नॉलेज, और रियलिटी ऑफ नेचर या नेचर की रियलिटी को हम जान सकें, ठीक है। न्याय में ये है, इट एम्फेसिस वैलिड रीजनिंग, लॉजिकल मेथडोलॉजी एंड एनालिसिस नॉलेज एंड परसेप्शन। बात वही है, इन चीज़ों से हमें क्या क्या आउटकम्स मिलेगा, जैसे वैलिड रीजनिंग हो जाएगी, लॉजिकल मेथडोलॉजी, हमारे पास लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और एनालिसिस ऑफ नॉलेज की एनालिसिस हम कर सकते हैं और प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, ओके। न्यास फाउंडर वॉज गौतम, जैसे यहाँ पे भी मैंने बताया था इनके फाउंडर क्या, गौतम, सेम वैसे इनके भी गौतमा बोलो या गौतम बोलो। इनके टाइप्स देख ले तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, पहला पूर्व मीमांसा और सेकंड इज उत्तर मीमांसा। तो जो पूर्व मीमांसा है उनका फोकस खाली किस चीज़ पे है, उनका फोकस है, देखते हैं, फोकस ऑन एनालिसिस ऑफ वैदिक टेक्स्ट। उनका मेन मुद्दा है कि भैया जो ग्रंथ में लिखा है, जो वैदिक टेक्स्ट में लिखा है वही हम मनबे और कुछ ना मनबे।
तो पार्टिकुलरली द रिचुअल्स एस्पेक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास, हम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे जो वैदिक टेक्स्ट पे लिखा होगा। ठीक, उत्तर मीमांसा में क्या होता है, जिसको बोलते हैं वेदांत, ठीक है, दूसरे वर्ड में बोले तो वेदांत। इट एम्फेसाइज द फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ उपनिषद एंड ब्रह्म सूत्र, द एक्सप्लोरिंग द मेटाफिजिक्स एंड स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। वही है कि हम आत्मा के बारे में ज्ञान कर सके, और ब्रह्म सूत्र मतलब है कि हम क्रिएटिव चीज़ें जान सकें, मतलब क्रिएटिविटी जान सकें। जैसे कि अरे यहाँ मैंने दिखाया था, ये रहा ब्रह्म, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये रहा ब्रह्म, मतलब कि ये ऊपर, सॉरी कैमरे में आ जा, हाँ ये रहा ब्रह्म चीज़ें हो सके, ठीक है, मतलब ब्रह्मा वाली चीज़ें और उपनिषद वाली चीज़ें, जिसमें क्या था, आत्मा था और अनलिमिटेड रीडिंग थी, अल्टीमेट रीडिंग थी कि भाई कोई भी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अब आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है 16 पदार्थ। ठीक है, अभी 16 पदार्थ ऑफ न्याय दर्शना, भाई न्याय दर्शना के 16 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हाँ, इनको रट के जाना या पढ़ के जाना नहीं पता, लेकिन ये आएगा ज़रूर, ठीक है, चीटिंग नहीं ले जाना बस। ऑल्सो नोन एज कैटेगरीज फंडामेंटल प्रिंसिपल टू फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ न्याय दर्शना। ठीक है, ये एक कैटेगरी कह सकते हो या फंडामेंटल प्रिंसिपल कह सकते हो, जो फॉर्म करता है क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ न्याय दर्शना को ये फॉर्म करता है। एंड स्कूल ऑफ इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, और स्कूल मतलब इंडियन लॉजिकल रीजनिंग का एक स्कूल भी फॉर्म करता है ये 16 पॉइंट मिलके। ओके, चलो, these categories provide framework for understanding and realizing the reality of nature, knowledge and logical argument। ये जो 16 पॉइंट्स है, कहाँ गए, ये जो 16 पॉइंट्स है, ये मिलके हमें ये रियलाइज़ कराता है या एक ऐसा दरिया पैदा करता है कि जिससे हम ये समझ जाएंगे कि भैया नेचर की रियलिटी क्या है, महत्व क्या है, और नॉलेज हम कैसे गेन करेंगे, और लॉजिकल आर्गूमेंट्स कैसे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो लेट्स एक्सप्लोर द 16 पदार्थ। चलो हम एक्सप्लोर करते हैं 16 पदार्थ। तो सबसे पहला आता है, रुक जाओ, फोकस कैमरामैन जल्दी फोकस करो। पहला पॉइंट आता है प्रमन। अब प्रमाना ना पढ़ना, प्रमन मीन्स ऑफ वैलिड रीज़न कह लो या मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज कह दो। ठीक है, मतलब वैलिड नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। दीज आर द टूल्स फॉर एक्वायरिंग ट्रू नॉलेज, वही एपिस्टेमेसिस, वो जो हमें ट्रू नॉलेज, सच्चा ज्ञान दे। लाइक प्रिसेप्शन, अनुभव, इंटरफेरेंस, अनुमान, एनालॉगी, समानता, और टेस्टिमनी, गवाह। ये जो चारों चीज़ हैं, इन सब से हमें क्या पता चलेगा कि भाई ट्रू नॉलेज क्या है, मतलब मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज क्या है। जैसे गवाह, टेस्टिमनी, गवाह से ही तो पता चलेगा ना क्या सही है क्या गलत है। एनालॉगी, क्या समानता है, जब हम इक्वालिटी नहीं कर पाएंगे तो कैसे हम समझ पाएंगे कि हाँ किस में कौन चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है। प्रिसेप्शन, जब मेरे पास कुछ अनुभव ही नहीं होगा कि हम किसको सही समझे किसको गलत समझे, तो हम तब भी फिल्टर नहीं कर पाएंगे। इंटरफेरेंस, अनुमान, मतलब हमारे पास बुद्धि ही नहीं है भाई कि हम कैसे जज करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें सिखाते हैं हम। नाउ सेकेंड इज़ परमय में क्या है कि इसमें ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ वैलिड नॉलेज, मतलब वो ठीक है, आपने मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज तो बता दें कि ऐसे ऐसे होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम कैसे, किस बेसिस पे हम उसको वैलिड मानेंगे, है ना। तो द थिंग्स वी कैन ट्रूली नो यूजिंग प्रमन, मतलब हम जो चीज़ जानते हैं प्रमन से, इंक्लूडिंग सोल, बॉडी, सेंसेस एंड ईटीसी। तो हम कैसे पहचानेंगे, मतलब हम कैसे एक्ट करेंगे, तो भाई वो हमारे सोल्स, आत्मा डिसाइड कर सकती है, बॉडी भी हो सकती है, सेंसेस भी, और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो वो बताते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैलिड नॉलेज। थर्ड वन इज समस्या। भाई समस्या बहुत है। समस्या मीन्स डाउट क्या होता है, एक स्टेट होती है, स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी वेयर द माइंड मूव्स बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज, मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपका दिमाग पॉजिटिव भी जाता है और निगेटिव भी जाता है। कभी कहता है भाई हाँ तू सही है, कभी कहता है नहीं भाई तू गलत है। तो वो सिचुएशन क्या होती है, डाउट की, जिसको बोलते हैं क्या, समस्या। फोर्थ इज प्रयोजना मीन्स कह सकते हो एम, हमारा भाई गोल क्या है, ठीक है, एम क्या है। द पर्पस और गोल, हमारा पर्पस बोल दो या गोल बोल दो, ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ एन लिबरेशन, मोक्ष, मतलब हमें आज़ादी तो मिल चुकी थी, मतलब हमें मोक्ष पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पहले एम डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने
लाइक आप रात में सो जाते हो तो कभी कभार रिग्रेट होता है कि यार आज मैंने कुछ नहीं किया, तो अगले दिन क्या करते हो कि एक लिस्ट बना लेते हो कि भैया आज मेरे को एक टॉपिक कंप्लीट करना ही करना है, तब जाके मुझे शांति मिलेगी। तो वो जो शांति होती है ना, उसी को यहाँ हम बोलेंगे मोक्ष होता है। ठीक है, आप छोटे छोटे एम को क्या करते हो, गेन करते हो। नाउ फिफ्थ वन इज दृष्टांता। दृष्टंता है, जो भी उदाहरण भी बोल सकते हो, दृष्टंता भी बोल सकते हो। चलो इसको हम बोलेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोले मतलब अदर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एग्जाम्पल। अ फैमिलियर इंस्टेंस यूज टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट इन एन आर्गूमेंट। मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल तो नहीं बोल सकता, एक ऐसा वर्ड आप डिसाइड, एक ऐसा सेंटेंस आप बोलोगे जिसको हम दूसरे पॉइंट से रिलेट कर सके। अरे भाई सिंपल सा एग्जाम्पल किसको बोलते हैं, उदाहरण कैसे बोलते हैं कि लाइक वो उसी का रेफरेंस होता है ना, मतलब जो मैटर चल रहा है उसी का रेफरेंस ही तो होता है उदाहरण। तो वही अ फैमिलियर इंस्टेंस, एक फैमिलियर इंस्टेंस होना चाहिए जो इलिस्ट्रेट करे एक पॉइंट को, जो कि आर्गूमेंट का हो, चाहे हैप्पीनेस का हो, चाहे जिसी चीज़ का भी हो। ठीक है, एक आर्गूमेंट्स का हो, इलिस्ट्रेट करे। नाउ just let me change the pitch। तो अब आते हैं कहाँ गया, नाउ अब आते हैं छठे पे सिद्धांत मतलब भैया अब सब कुछ तो आपने करवा दिया, अब ज़रा लॉ के बारे में देख लेते हैं। आपने एग्जाम्पल भी दे दिया, नॉलेज भी ले लिया, ऑब्जेक्टिव भी ले लिया, अब इस्टेब्लिश करते हैं लॉ को। तो कंक्लूजन रीच थ्रू वैलिड रीज़न एंड डिस्कशन, मतलब ऐसी जगह या ऐसा एक दरिया होना चाहिए या एक ऐसा कोई इंसान होना चाहिए जो हमारा बता सके भैया हमारा कंक्लूज़न पहुंचा कहाँ तक। कंक्लूज़न रीच थ्रू वैलिड रीज़न है कि नहीं है, और पूरा डिस्कशन का क्या कुछ निकला, क्या मतलब क्या निष्कर्ष में निकला, ये हमारा क्या बताता है, सिद्धांत बताता है। फिर अवाव्या, अरे भाई अवाव्य मतलब कंपोनेंट ऑफ जस्टिस। भाई ये तो ठीक है, आपने लॉ बना दिया, अब लॉ के अंदर कोई तो होगा ना, कोई तो छोटा मोटा इंसान होगा, मतलब भाई जस्टिस जज वस्ट कोई तो होगा। तो द एलिमेंट डैट मेक अप एन लॉजिकल इन्फेरेंस लाइक प्रिपोजिशन एंड रीज़न इट एक्सेट्रा, मतलब जो वहाँ के लोग होंगे, कंपोनेंट ऑफ जस्टिस, अब कंपोनेंट में चलो मान लेते लोग, वहाँ के जो लोग होंगे वो अपना दिमाग लगाएंगे, भैया अच्छा ये पार्टी ए ने ऐसा कहा, पार्टी बी ने ऐसा कहा, तो अब हम सोचेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, मैं डिसीज़न लूँगा। तो अव्यव्या में यही होता है, इसमें डिसीज़न लिया जाता है प्रिपोजिशन एंड रीज़न के बेसिस पे। ओके, फिर तर्क आता है। तर्क क्या होता है कि भाई काल्पनिक रीज़न कुछ होता नहीं है, हमारे गांव में चुड़ैल आ गई थी इस वजह से हम घर से बाहर नहीं निकले, भाई ये तो मजाक है ना, वो भी दिन के समय लो। तो वही लॉ आर्गूमेंट्स यूज टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़ एंड रिफाइन कंक्लूजन। जो काल्पनिक एलिगेशंस होते हैं, लाइक जो भी क्या बोलते हैं, अरे यार जो भी आप पे इल्ज़ाम लगाए होते हैं, काल्पनिक या अकाल्पनिक जो भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं, जो लॉ होती है हमारी, सिद्धांत, ऊपर जो था एक छठा पॉइंट सिद्धांत क्या करता है कि उस आर्गूमेंट को एक्सप्लोर करता है कि भाई इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, और देन उसके बाद रिफाइन कंक्लूज़न, एक फाइनल कंक्लूज़न को निकालता है वो। ठीक है, तर्क। फिर निर्णय वही कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, निर्णय। ठीक है, अब निर्णय मतलब वो फैसला वाला। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो फाइनल सेटल कंक्लूजन रीच्ड आफ्टर रिजॉल्विंग डाउट, जितने भी ऊपर डाउट्स थे, काल्पनिक अकाल्पनिक कंपोनेंट्स ऑफ जस्टिस, लोगों ने मिलकर जो भी डिसाइड किए, तो एक फाइनल और सेटल्ड कंक्लूजन निकलता है, मतलब एक लास्ट डिसीजन कि भैया अब तुम फांसी हुई है तो होगी। तो रीच्ड आफ्टर रिजॉल्विंग डाउट्स, सारे डाउट्स को रिजॉल्व करके एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है। नाउ 10th वन इज़ वादा मीन्स डिस्कशन अगर देखा जाए तो आर रिलेशन डिबेट्स एम्ड एट अनकवरिंग द ट्रुथ थ्रू रीजन आर्गूमेंट, मतलब एक ऐसा डिबेट जैसा होता नहीं है, भाई तू सच नहीं बोलेगा, खाओ कसम, लो खिलवा दी कसम, अब बताओ, अब तो सच बोलना पड़ेगा ना। तो मतलब वो चीज़ जो ट्रुथ को, अनकवरिंग द ट्रुथ मतलब हम ट्रुथ को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, एक ऐसा डिबेट रखें या एक ऐसा डिस्कशन करें। अब कोर्ट में थोड़ी ना कहेगा कि भाई वादा करो, उस टाइप का नहीं, बट हाँ एक सिमिलर कह सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे ये सही है। तो थ्रू रीज़न आर्गूमेंट, एक ऐसा आर्गूमेंट वहाँ पे रखा जाएगा जिससे हम ट्रुथ को जान सकें कि भाई सच क्या है। फिर जल्प या जल्पा, जिसको बोलते हैं तकरार,
तो होता नहीं है पार्टी ए पार्टी बी, भाई दोनों अच्छे फॉर्म में हैं। तो आर्गुमेंटेटिव डिस्कशन फोकस्ड ऑन विनिंग रैदर देन ट्रूथ सीकिंग। तो एक ऐसा डिस्कशन जहाँ पे सब आपस में ये चाहते हैं कि भाई मैं जीत जाऊँ, लेकिन सच ना जीते। पता नहीं है कि भाई मैं पावरफुल हूँ, नहीं मैं पावरफुल हूँ, नहीं मैं पावरफुल हूँ, नहीं मैं पावरफुल हूँ, लेकिन ट्रुथ क्या है वो किसी को नहीं जानना है। ओके, तो ये वही चीज़ है। फिर वेदांता जैसे अभी बताया था, मिसबिलीव या मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो। पर्पसफुली इंट्रोड्यूसिंग द इररिलेवेंट और मिसलीडिंग पॉइंट्स इन एन आर्गुमेंट। एक कोर्ट में जैसे मान लो ये पूरा कोर्ट से ही रिलेट तो हो रहा है, तो एक कोर्ट में एक होता नहीं, जज साहब ये कोर्ट का वक्त ख़राब कर रहे हैं, तो वही चीज़ है। वो ख़राब कैसे होता है? ख़राब ऐसे ही होता है, इररिलेवेंट और मिसलीडिंग पॉइंट्स को आर्गुमेंट करके या वहाँ पेश करके। होता नहीं है सर ये जज साहब ये मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो यही मिसलीड है। नाउ और कहाँ गया ये रहा 13 पॉइंट देखें तो हेतु भाषा, मतलब हेतु भाषा मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग, सॉरी नीचे मिसबिलीव था कि भाई बिलीव मतलब सही से नहीं था, मिसलीडिंग क्या, और यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग था, जो कि किसके थ्रू होगा? या हमारा जज के थ्रू होगा मिसअंडरस्टैंडिंग, या हमारे जो भी वहाँ पे ऑडियंस के थ्रू होगा। एक मान के चलना भाई ये कोर्ट है तुम्हारा, ठीक है पूरा। अ फ्लो इन रीजनिंग डैट लीड्स द फॉल्स कंक्लूजन। एक ऐसा फ्लो, मतलब एक ऐसा, भाई मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि हल्की सी बात मैंने बोली और तुम समझ नहीं पाए, तो मेरा फ्लो तो मुझे सीधा जाना था, अब तुम इधर चले गए, तो बात वही हुई ना, एक फ़्लो बिगड़ गया। मैं सीधा जा रहा था, मैं तुमको सीधा सीधा समझा रहा था, लेकिन तुम समझे ही नहीं, तो तुम्हारी बात इधर से चली गई, जिसको बोलते हैं खोपड़ी के ऊपर से निकल जाना। तो वही चीज़, जब खोपड़ी के ऊपर से निकल गई तो वो भाई क्या समझेगा, तो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो फ्लो इन अ रीजनिंग डैट लीड्स अ फॉल्स कंक्लूजन। देन अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो एक गलत डिसीज़न निकल के आएगा। ठीक, फिर है चालो ममता बनर्जी नहीं चाल, क्विबल, इसको बोलते हैं क्विबल, मतलब कि वाक छल, जो होता नहीं शब्दों का छल लेना, कि अरे धोखाधड़ी वाला, अरे छल नहीं जानते दोस्त लोग तो बहुत अच्छे से करते हैं, ओह रियलिटी बोल दी, सॉरी। ट्विस्टिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब एक जो वर्ड्स होते हैं उसको हम अलग तरीके से ले लेना, कि भाई जज साहब ये देखिए मुझे पागल कह रहा है, क्या मैं पागल दिखता हूँ? तो मतलब एक छोटी सी बात थी, उसने दिल पे ले ली, मतलब फर्जी में बढ़ा दी बात। तो वही ट्विस्टिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और कॉन्सेप्ट टू मिस गाइड एन आर्गूमेंट, मतलब एक आर्गूमेंट को अलग दिशा में, अलग डायरेक्शन में ले जाने के लिए वो क्या करता है, एक छोटे छोटे वर्ड्स को बोलता है कि सर ये बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया इसने, मतलब फर्जी के पॉइंट्स। नाउ जाति वो वाला नहीं, रिलीजन वाला नहीं, जाति यहाँ पे है पॉइंटलेस मीन्स अ पॉइंटलेस डिस्कशन दैट हैज़ नो बियरिंग ऑन ट्रूथ, मतलब फर्जी का बकवास, जिससे कोर्ट को कोई लेना देना नहीं, ना हमारा ट्रुथ से कोई लेना देना नहीं, ना कोई केस से लेना देना नहीं। मतलब पॉइंट ए पॉइंट बी अगर बतिया रहे हैं आपस में, तो बीच में कोई खड़ा होकर चिल्ला दिया आज मैगी नहीं मिली, तो भाई एक पॉइंटलेस बात हो गई है ना, तो वही जाति हो गया। फिर द लास्ट वन इज़ निग्रहस्तान या निग्रहस्ताना डिफीट, जिसको बोलते हैं पॉइंट डैट एक्सपोज फ्लॉ इन एन अपोनेंट्स रीजनिंग एंड लीड देयर डिफीट इन डिबेट्स। अब एंड में एक डिसीज़न आता है जिससे हमारा पता चलता है कि कौन निपट गया, मतलब कौन डिबेट हार गया और कौन डिबेट जीत गया। ठीक है, लीड्स टू देयर डिफीट इन डिबेट्स, किसने डिफीट किया, और द फ्लो द अपोनेंट्स रीजनिंग, मतलब और बाकी में फाइनल कंक्लूज़न क्या निकला। ओके, तो ये हमारे से 16 पढ़ास। देखो इसके कोई भी शॉर्टकट नहीं है याद करने के, मैंने कोशिश की है छोटे छोटे पॉइंट्स बना के एक समझाने की, इससे छोटा तो भाई मेरे से भी नहीं हो पाया। मे बी नेक्स्ट कोई और वीडियो डालेगा तो भाई ऑब्वियसली होगा ही। नाउ लास्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि 7th है, इसका नाम है पंचवावा प्रक्रिया। भाई पंचवाव्य प्रक्रिया। तो इसमें देखते हैं दिस रिफर्स टू 5 मेंबर। भाई पंचवाव्य है तो ऑब्वियसली 5 मेंबर्स होंगे, ठीक है, जस्टिस के 5 मेंबर जस्टिस, विच इज़ द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यूज्ड इन एडवाइस, जिसको हम बोलेंगे अनुमान। ठीक है, इट ब्रेक्स डाउन ऑन एडवाइस इनटू 5 पार्ट्स। इसमें क्या होता है, 5 मेंबर होता है, वो अनुमान लगाते हैं, अच्छा ये हो सकता है, अच्छा ऐसे ऐसे, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, जो भी हम वहाँ पे मुद्दा चल रहा होगा, डिबेट चल रहा होगा। ओके, तो आते हैं तो प्रतिज्ञा
प्रतिजना मीन्स स्टेटमेंट। हमारे स्टेटमेंट क्या है भाई, संस्कृत तो बड़ी हार्ड है। प्रतिजना मीन्स स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट टू बी प्रूवन। भाई कौन सा स्टेटमेंट चाहते हो, तो वो स्टेटमेंट जो हम प्रूव करना चाहते हैं, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, हेतु, रीज़न क्या है, क्या प्रूव करना चाहते हो, किस रीजन से। जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट, फॉर द स्टेटमेंट, हम बताओगे कि भैया हमारे साथ ऐसा, वो खेत मेरी छीन लिया, हमको दिलाओ, हमको नहीं पता, है ना। उदाहरण, एग्जाम्पल दोगे। एंड इलस्ट्रेट सपोर्टिंग द रीज़न, मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल दोगे कि भाई फलाने के साथ भी ऐसा हुआ था, आपने उस समय तो नहीं बोला, मेरी जब ज़मीन छिल गई तो आप बोल रहे हो कि ऐसा ना वैसा, सॉरी ये तो गलत बोल दिया मतलब आप जब उसकी ज़मीन छिन गई थी तो आपने बोल दिया, अब मेरी ज़मीन इसने हड़प ली है तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो, ये तो गलत बात है, ठीक। फिर 4th वन इज़ उपन्याय। उपन्याय मीन्स एप्लीकेशन, हम कौन कौन सी तरीके से हम, या कौन कौन से बोल सकते हो कैसे कैसे हम रास्तों से हम जाएंगे उस कंक्लूज़न पे। तो वही हाउ द रीज़न अप्लाइज टू द स्पेसिफिक केसेस इन द क्वेश्चन। हम कौन सा, जैसे होता नहीं है कि भैया उसका केस तो अलग था, तुम्हारा भी उसी तरह है, लेकिन भाई वो गरीब था, तुम अमीर हो, तुमको क्या फ़र्क पड़ने वाला। तो इस टाइप के अगर होता है, केस सेम है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो उसकी ज़मीन ज़्यादा थी, तुम्हारी ज़मीन कम है, तुम चाहो तो कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन नहीं। तो इसीलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस अप्लाई होते हैं, ठीक है, डिसीज़न लेने के लिए। फिर निगमन मीन्स रिजल्ट वही द फाइनल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंक्लूजन। जो ऊपर जितने भी चारों स्टेटमेंट होंगे, जो भी डिसीज़न आया होगा कि भैया सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो कोर्ट है वो डिसाइड करती है कि भैया आप ज़मीन छोड़ दो, क्योंकि जो लूटने वाला है वो भी गरीब है ठीक है। तो फाइनल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दैट कंक्लूजन, जो भी पूरा कंक्लूजन निकलता है वो हमारा फाइनल स्टेटमेंट होता है। बस ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हो तो कर लेना, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के लिए। टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर देना।